चलो देखो, a tightly wound 100-ton coil of radius 10 centimeter carrying current 1 ampere. Calculate magnetic field at the center. ठीक है, अब देखो ये सर्कुलर कॉइल है। अब सर्कुलर कॉइल के लिए क्या रिलेशन है हमारे पास? B इक्वल टू n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2R। कितने टर्न्स है? 100। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, करंट 1 एम्पियर और रेडियस दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 10 टू द पावर -1 ऊपर हो जाएंगे 10 टू द पावर 6, दिस इज 2 पाई 10 टू द पावर -6, ये दोनों 10 टू द पावर -4, सो ये आ जाएगा 6.28 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास रिलेशन है the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is three into 10 to the power -5 Tesla, and the direction of field is from south to north। कौन सा साउथ? जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। A very long straight current carrying conductor is carrying current 1 ampere then find force acting on unit length of conductor at placed on table east to west और दूसरा है साउथ टू नॉर्थ। चलो पहले तो क्वेश्चन को समझ लो क्या कहा है।
देखो, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। देखो एक्चुअली हमें थोड़ा सा समझ कर लेना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से हमारे अर्थ को कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसे अगर हम नॉर्थ पोल कहते हैं ना, ये हमारा साउथ है, तो अर्थ का जो मैग्नेट है ना, वो इसके इनसाइड हम कंसिडर करते हैं। और देखो, अर्थ के ऊपर रखा हुआ मैग्नेट अगर नॉर्थ के तरफ पॉइंट करता होगा, तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका साउथ पोल यहाँ होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि अर्थ के ऊपर का मैग्नेट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ, मतलब डेफिनेटली देयर इज सम साउथ पोल अट्रैक्टिंग इट। ये साउथ पोल अर्थ के मैग्नेट का है, ठीक है। मैंने ये एक स्फीयर दिखाने की कोशिश की है विच इज अर्थ, उसके अंदर ये अर्थ का मैग्नेट दिखाया है जिसका साउथ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ के तरफ है। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ। जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ के तरफ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसकी स्ट्रेंथ दी है, कितनी दी है? It is 3 into 10 to the power minus 5 टेस्ला। अब कहा है there is a long straight current carrying conductor, कोई तो एक लॉन्ग कंडक्टर है जिसको रखा है ईस्ट टू वेस्ट इस प्रकार से, और दूसरा साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? तो ये डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिखानी है तो ये इस प्रकार से दिखानी पड़ेगी। बस अब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है। क्या होता है फोर्स? I इंटू एल क्रॉस बी। अब आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, सो एल कैप लेना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं। एल कैप की डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहेंगी, सो एल क्रॉस बी, इफ दिस इज केस 1 एंड दिस इज केस 2, सो केस 1 में मैं लिखता हूं करंट इज 1 एम्पियर, एल कैप क्रॉस बी बार, सो मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और एल क्रॉस बी यहाँ पर एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का, साइन 90, और डायरेक्शन रहेगी इनटू द प्लेन। एल से बी के तरफ जाते हैं तो प्लेन के अंदर जाना पड़ेगा। कितना आता है ये मैग्नीट्यूड? 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन पर मीटर। दूसरे केस में क्या आएगा? ए बार अपॉन एल इक्वल टू करंट 1 एम्पियर, एल कैप मतलब मैग्नीट्यूड 1, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अब देखो
मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन सेम, दिस इज साइन 0, ये आंसर आ जाएगा 0। सो इस कंडक्टर पर विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी फोर्स एक्ट नहीं होगा, एंड दूसरा कंडक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होने वाला है विच इज डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर एक स्टेप का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड in cyclotron is 3.5 Tesla. What will be frequency of electric field that must be applied between D to accelerate proton? ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब हमें पता है टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, बट टाइम पीरियड क्या रहता है, डिस्टेंस टू बी कवर्ड 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, क्या वेलोसिटी का रिलेशन याद है? तो आपको वेलोसिटी का रिलेशन याद आएगा mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी बी। यहां से हमने लिखा था v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। टू पाई एम अपॉन क्यू बी, बस वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। चार्ज कितना है तो प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड 3.5, एक्सक्यूज मी, excuse me, 2 pi is 2 into 3.14, mass of proton is 1.6 into 10 to the power minus 27। अब देखो लगभग 1.6 चले जाएंगे, 3.14 3.5 चले जाएंगे, ये 1/2 मतलब 0.5 के आसपास मैग्नीट्यूड आएगा। 10 to the power minus 19, 10 to the power plus 27, so 10 to the power 8, that is 5 point something, ये सही एक्चुअली आता है 5.35। ठीक है, देखो अप्रोक्सीमेट आंसर भी हमें आना चाहिए, बाकी ऑप्शन से अपन देख सकते हैं। चलो
A 100-ton closely wound circular coil of radius 10 centimeter carries a current of 3.2 ampere. What is the field at the center of coil? दूसरा पॉइंट है, what is magnetic moment of coil? ठीक है, कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी है, दी है हमें. द कॉइल इज प्लेस्ड in a vertical plane and is free to rotate. चलो देखो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100. सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 टू द पावर -1 मीटर. करंट कैरी कर रहा है 3.2. ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर आपको पता है क्या रहती है? n टाइम्स म्यू नॉट I अपॉन 2r. 100. म्यू की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. I की वैल्यू 3.2, ये एम्पियर ही है, अपॉन 2 टाइम्स r is 2 इंटू 10 टू द पावर -1. ठीक है. तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -1, ऊपर चले गए 10 टू द पावर -6, 2 0, 10 टू द पावर -4. कितनी आती है ये वैल्यू देखो तो जरा. 6 3 18, 20 के आसपास आएगी कुछ. 20.096 इंटू 10 टू द पावर -4. क्या निकाला है? मैग्नेटिक फील्ड. यूनिट क्या रहेगा? टेस्ला. अब देखो, ये हम पहली बार निकाल रहे. व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल? मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है? m इज I इंटू a. करंट है 3.2, I रहेगा पाई r स्क्वेयर. तो देखो, इसका आधा मल्टीप्लीकेशन अभी हमने किया. 3.2 इंटू पाई, ये 2 पाई है, तो इसका आधा 10.048 इंटू 10 टू द पावर -2. ठीक है. सिर्फ दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ सिंगल लूप. मल्टीपल लूप रहे तो
करंट n टाइम्स हो जाएगा, तो इसे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n की वैल्यू है 100, सो ये इंटू 100 आ जाएगा, दैट इज 10.048 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जाए आगे। A long wire carrying current is bent in the form of circular loop. Of 1 turn. The magnetic field at the center of loop is B. It is then bent in a circular loop of n turns. Find magnetic field. ध्यान में आया क्या क्या पूछा है? हमारे पास एक लॉन्ग वायर है जिसमें कुछ तो करंट है। शुरुआत में उस वायर का एक सिंगल लूप बनाया गया, मैग्नेटिक फील्ड बी है। अब क्या किया गया, सेम लेंथ ऑफ वायर, अब उसके n टर्न्स है, तो नई मैग्नेटिक फील्ड बी डैश क्या रहेगी ये बताओ। एक चीज ध्यान में आनी चाहिए, जो लेंथ ऑफ वायर इज कांस्टेंट, ठीक है। सो इसे मैं अपन केस 1 कहेंगे, दिस इज केस 2। सो केस 1 के लिए क्या यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं, दिस एल इज, पहले की रेडियस अगर r1 मानते हैं तो इसे r डैश कहेंगे, लेंथ विल बी 2 पाई r1 इज इक्वल टू n टाइम्स 2 पाई r डैश। सही है क्या? वही लेंथ का सिंगल लूप बनाया गया, और उसी लेंथ के n लूप बनाए गए। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बस निकाल लेते हैं। पहली मैग्नेटिक फील्ड D will be mu naught I upon 2R, that is mu naught I upon 2L upon 2 pi। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी B डैश इक्वल टू, अब करंट उतना ही है, हाँ, छोटा r लेना चाहिए, R1, दिस इज R डैश, म्यू नॉट I n टाइम्स आएगी, इज 2 इंटू R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन n इंटू 2 पाई।
सही है आंसर, बिल्कुल सही है। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये बन रहा है, हमारा बी डैश आया था म्यू नॉट पाई आई, ये टू टू कैंसिल हो गए, पाई ऊपर चला गया, म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल। यहां पर आ रहा है बी डैश इक्वल टू, ये टू टू तो चले गए, ये एन ऊपर चले जाएंगे तो एन स्क्वेयर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। देखो एन पाई ऊपर चले गए तो एन ऊपर चले गए, एन स्क्वेयर, पाई यहां पर आ गए, म्यू नॉट पाई आई अपॉन एल, दैट इज बी डैश इक्वल टू एन स्क्वेयर टाइम्स ऑफ ओरिजिनल बी। नई मैग्नेटिक फील्ड विल बी एन स्क्वेयर टाइम्स ऑफ बी। सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, इसलिए आप देखोगे जहां कहीं भी इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं वहां पर छोटे छोटे बट बहुत ज्यादा टर्न्स रहेंगे। आगे जाते हैं, देखो क्या सवाल है। इन अ सर्किट द करंट टू बी मेजर्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ फर्स्ट, क्या पूछा है पहला पार्ट, जीरो पॉइंट जीरो टू ओहम। थर्ड, आइडियल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इस प्रकार से कहा है करंट मेजर करना है तो हमने गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड एज एमीटर। विद डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है। सर्किट डायग्राम आपको दी हुई है, क्या दिया है, 3 वोल्ट 3 ओहम और यह एमीटर है। ऑब्वियसली करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है।
सो केस वन लिख करते हैं. इन केस वन total resistance (60 + 3) that is 63. ठीक है. सो करंट आ जाएगा V by R, that is 3/63, that is 1/21, 0.0 16 160 लगभग 8 जा 0.048 एम्पियर पहले केस में. अब दूसरे केस में क्या किया? इट इज शंटेड विथ वाह 60 और ये RS है 0.02 ओम. अब आपको पता है इन केस टू टोटल R 3 प्लस ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आएगा 60 R1 into R2 upon R1 plus R2, 60 into 0.02, 120, that is 1.2, 1.2 upon 6.02, 0.02, that is 3.02 ohm. So current आ जाएगा I equal to V by R equal to 3 upon 3.02, that is कितना आ जाएगा ये 0.99. और ये अगर आइडियल गैल्वेनोमीटर रहता तो या आइडियल एमीटर रहता तो आइडियल में इसका रेजिस्टेंस निग्लिजिबल रहता. सो मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ इन केस ऑफ आइडियल I equal to V by R, that is 3/3 equal to 1 एम्पियर. सो शायद से इन वैल्यूज देखकर अब आपको क्लिक हुआ होगा कि why galvanometer is shunted with very small resistance to get nearly perfect value of current. अगर डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर यूज किया क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस रहेगा, आइडियली करंट रहेगा V by R विच इज 3/3 1 एम्पियर. अगर डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर यूज किया विदाउट एनीथिंग करंट आ जाएगा 0.048. वही उसके साथ पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया तो ये करंट आ जाएगा 0.99 which is close to ideal value. And that's why for galvanometer to be used as ammeter, it is shunted with very small resistance. ठीक है. चलो और एक क्वेश्चन करते हैं. A
galvanometer of resistance capital G is to be shunted by resistance of S ohm. To keep the main current in the circuit unchanged, the resistance to be connected in series with galvanometer is देखो क्या कंडीशन है हमारे पास देयर इज रेजिस्टेंस G ऑफ गैल्वेनोमीटर ठीक है अब जो वैल्यू आने वाली है अब ये I की वैल्यू आपको मेजर करनी है इसके लिए आपने क्या किया इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंटेड विथ मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया S ठीक है अब टू कीप द मेन करंट इन द सर्किट अनचेंज सर्किट का करंट अनचेंज रहने के लिए अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया गया R तो ये R की वैल्यू बता दो देखो शुरुआत में रेजिस्टेंस G था तो करंट I था ऑब्वियसली इसे बैटरी के साथ कनेक्टेड करना पड़ेगा तब करंट फ्लो होगा या जो कुछ भी जहां कहीं पे आप कनेक्ट करोगे सो बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस G इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण I करंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो अब इसे आपको यूज करना है एज एमीटर ठीक है क्योंकि इसे शंटेड किया गया ना तो अब सर्किट का करंट अनचेंज रखने के लिए आपको यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस R लगाना पड़ेगा सो दिस करंट I विल बी I ठीक है सो दिस इज फर्स्ट केस वेयर resistance in circuit was G. This is second case where resistance in circuit is R plus ये parallel combination का आ जाएगा G into S upon G plus S. अब देखो करंट अनचेंज तब रहता है करंट अनचेंज तब रहेगा जब ये दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे क्योंकि पोटेंशियल वगैरह तो आप चेंज नहीं कर रहे हो देयरफॉर for I to be same G equal to R plus GS अपॉन G प्लस S अब R की वैल्यू आपको पूछी है सो देखो therefore R इक्वल टू
G माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस, ये आ जाएगा जी स्क्वेयर प्लस जी एस माइनस जी एस अपॉन जी प्लस एस। देयरफॉर आर की वैल्यू रहेगी प्लस जी एस माइनस जी एस कैंसल, जी स्क्वेयर अपॉन जी एस जी प्लस एस। इतना रेजिस्टेंस आपको सर्किट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा सो दैट करंट इन द सर्किट विल बी अनचेंज। आया है क्या ध्यान में?